दोस्तों, इतिहास दीपिका चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने 4 सीरीज में पढ़ा था कि कैसे नेशनलिज्म जर्मनी में या इंटायर यूरोप में कैसे बढ़ता है। तो हम लोगों ने ये भी देखा कि 1815 के वाटरलू के युद्ध के पश्चात किस प्रकार से जर्मनी और इटली को छोटे छोटे प्रदेशों में भी तोड़ा गया था, है ना। इसके बाद हम लोग देखे थे कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली देख चुका था, रिवॉल्यूशंस के हम दौर देख चुके थे, क्रांतियों के दौर, 1830 की क्रांति और 1848 की क्रांति भी हम लोग देखे थे। अब हम लोग देखते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यानी कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ था। तो आपको पता होगा कि जर्मनी का एकीकरण 19वीं शताब्दी में हुआ था। 19वीं सेंचुरी कहने का मतलब है 1800 टू 1899 के बीच में। तो आप लोग देखेंगे कि जर्मनी में 1870 में जो जर्मन के जो जितने भी जो लोग रहते थे जर्मनी में, वो नॉर्डिक ट्यूटन प्रजातियों का देश हुआ करता था। ठीक है, ऐसे लमसम ये 300 छोटे बड़े राज्यों में ये मिले थे, छोटे बड़े राज्यों में। और जर्मनी को बेसिकली 3 भागों में बांट दिया गया था, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी जर्मनी कर दिया गया था। तो आप देखेंगे कि उत्तरी वाले में कौन कौन से प्रदेश आते थे। तो उत्तरी क्षेत्र में प्रशा और सैक्सनी आते थे। मध्य वाले में राइनलैंड आते थे, जो कि आप नोट्स करिएगा कि जब आपका ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उसमें देखिए राइनलैंड का जिक्र है, जर्मनी के पास था। दक्षिण में जो था बवेरिया नामक एक प्रदेश हुआ करता था। तो आप देखेंगे कि उत्तरी जो जर्मनी है वहां पर इसका शासन चलता था। प्रोटेस्टेंट के जो ये ईसाई जो रिलीजियस है वो 2 भागों में बढ़ चुका था हेनरी अष्टम के काल में। ठीक है, जो कि ट्यूडर वंश का था हेनरी अष्टम, जो कि 1517 में ईसाई धर्म के 2 भाग हो चुके थे। एक हो चुके थे आपके प्रोटेस्टेंट और एक हो चुके थे आपके कैथोलिक। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो उत्तरी क्षेत्र में प्रशा और सैक्सनी वाला जो क्षेत्र है उसमें प्रोटेस्टेंट का ज्यादा वर्चस्व था, और दक्षिणी वाला जो भाग था बवेरिया, उसमें कैथोलिक का ज्यादा वर्चस्व हुआ करता था। तो अब हम देखेंगे कि राष्ट्रवाद का उदय, आखिरकार जर्मनी में राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है। तो राष्ट्रवाद के उदय के विभिन्न चरणें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, उसमें जब आप देखेंगे हीगल, तो हीगल का द्वंदात्मक व्याख्या है। अंटर्ड का देखेंगे तो कविताओं के माध्यम से जर्मन के लोगों को राष्ट्रवाद की भावना उसमें बढ़ाई जाती है। ग्रीम बंधुओं को भी देखेंगे तो लोक कथाओं के माध्यम से, यानी कि जर्मनी का जो कल्चर है उससे लोगों को जोड़ करके आगे मतलब बताया गया कि देखिए जर्मन भाषा है, आपकी जर्मन संस्कृति है। ठीक है, उससे लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश की गई थी। और एक जो व्यक्ति थे जिनका नाम था फिक्टे, वो उग्र राष्ट्रवाद के थे। अब यहीं पे देखेंगे कि पूरा जो जर्मनी था वो वाइमर राज्य उसको हम कहते थे। आपको पता ही है वाइमर राज्य। यहाँ पे देखेंगे कि विश्वविद्यालय हुआ करता था, येना विश्वविद्यालय। ये जो विश्वविद्यालय, ये पूरी तरीके से आप देखेंगे कि राष्ट्रवाद का गढ़ बन चुका था। ये राष्ट्रवाद का गढ़ कहने का मतलब है कि यहीं से आप देखेंगे राष्ट्रवाद के आंदोलन को चलाना स्टार्ट किया गया, है ना। अब एक है फादर जॉन, तो ये तरुण आंदोलन आरंभ करते हैं। लेकिन हम लोग अगर इस टॉपिक से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ये टॉपिक में जैसा बताया गया है, आगे लिखा हुआ, उससे थोड़ा हम लोग आगे बढ़ लेते हैं कि अगर देखिए जर्मनी का एकीकरण करना था तो बिस्मार्क साहब को 3 मोर्चे पे युद्ध करना था, 3 जगहों से। पहला आप देखेंगे तो फ्रांस, दूसरा देखेंगे तो डेनमार्क और ऑस्ट्रिया। यानी कि अगर हम इसको एक सीक्वेंस में देखें तो डेनमार्क हो जाएगा, प्रशा और ऑस्ट्रिया का वॉर होगा, और फिर इसके बाद फ्रांस का वॉर होगा। इस वॉर के बाद ही जाकर के कहीं ना कहीं जर्मनी एकीकरण की ओर अग्रसर होता है। वो कंप्लीट तरीके से, पूरी तरीके से उसका यूनिफिकेशन होगा। तो देखिए 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट, जो आप पता होगा संसद जिसको कहते हैं, तो फ्रैंकफर्ट में एक मीटिंग बुलाई जाती है संसद में, सेंट पॉल, ठीक है, एक चर्च में असेंबली की बैठक होती है, और इसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं वान गोगई। ठीक है, एक मिनट, हाँ सॉरी, वान गोगर्न है, क्या है, वान गोगर्न इसकी बैठक करते हैं। और इस संसद में आप देखेंगे, इस पार्लियामेंट में देखेंगे 831 पीपल रिप्रेजेंटेड, मतलब उन बैठा करते थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन उस समय जो प्रशा का जो राजा हुआ करता था फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ,
ठीक है। उस समय प्रसा का राजा कौन हुआ करता था? फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। ये क्या करता है, ये जितने भी 881 जो मेंबर्स थे, जो पीपल्स जो थे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे जर्मन महासंघ के, तो ये लोग बोलते कि देखिए हमको अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, यहाँ पे इस प्रकार के रिफॉर्मेंट चाहिए। तो ये क्या करते, सीधे से उस प्रस्ताव को खारिज कर देते हैं। तब यहां से उभर के आते हैं बिस्मार्क साहब। तो आप देखेंगे कि बिस्मार्क का यह क्या क्या योगदान रहता है जर्मनी के एकीकरण में। तो सबसे पहले जब बिस्मार्क आते हैं तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले बिस्मार्क के आने के बाद जो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ है उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु हो जाएगी तो इस समय अब शासन पे आते हैं विलियम, ठीक है, विलियम फर्स्ट। अब कौन आएंगे शासक पे? विलियम फर्स्ट आते हैं शासक पे। तो ये जैसे ही विलियम फर्स्ट शासन में आते हैं, शासक बनते हैं, तो ये जो चाहते थे कि हम अपनी निगरानी में, यानी कि जब तक हम शासक है उस पूरे टाइम पीरियड में हम क्या कर सकते हैं कि जर्मनी को हम एकीकरण कर सकते हैं, यानी कि जर्मनी को हमको यूनिफाइड करना है। ये किसका सोच था? विलियम फर्स्ट का, जो कि प्रसा के राजा थे। तो इसी कारणवश आप देखेंगे, और ये राष्ट्रवादी भी थे, है ना, नेशनलिज्म भी थे, ये नेशनलिस्ट थे। तो ये क्या चाहते थे कि हमको जो है जर्मनी का एकीकरण करना है, इनका ये मेन उद्देश्य था। और जब तक हम जर्मनी का यूनिफिकेशन नहीं कर सकते थे, जब तक हम ऑस्ट्रिया, फ्रांस और डेनमार्क को नहीं हराते, बिना इनके हराए हुए हम जर्मनी का यूनिफिकेशन भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इसीलिए ये जो व्यक्ति हैं विलियम सेकेंड, ऊपर होंगे इनका नाम, ये रहा विलियम सेकेंड, ये जैसे ही राजा बनते तो ये क्या करते, बिस्मार्क को अपना चांसलर, चांसलर का मतलब होता है प्रधानमंत्री, ठीक है, तो ये क्या करते, इनको अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं 1862 में। कब इनको अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं? 1862 में। तो बिस्मार्क जो है वह 3 युद्ध लड़ेंगे। बिस्मार्क कितने युद्ध लड़ेंगे? 3 युद्ध। 3 युद्ध, तीनों इंपॉर्टेंट है, डेनमार्क, प्रसा और ऑस्ट्रिया और फ्रांस। तो आप देखेंगे कि सेल्सबी और हॉलस्टीन 2 ऐसे प्रदेश थे, ठीक है, जिस पर डेनमार्क का वर्चस्व था। और इसी कारणवश प्रसा को ये प्रदेश वापस अपने पास लेने के लिए डेनमार्क से युद्ध करना पड़ा। तो प्रसा जो है बहुत दिमाग लगा करके क्या करता है, पहले जाकर के ना ऑस्ट्रिया से समझौता करता है, बोलता है कि देखो तुम हमको प्रसा ये डेनमार्क से युद्ध करने में तुम हमारी मदद करो, इसके बदले में हम तुमको क्या करेंगे, एक प्रदेश वापस कर देंगे। इसी कारणवश ये लोग क्या करते हैं, एक संधि कर लेते हैं, ठीक है। और यहां पे आप देखेंगे कि ये क्या करते हैं, समझौता करके, और एक जो प्रदेश है हॉलस्टीन, क्या नाम है इसका प्रदेश का? हॉलस्टीन। तो ये प्रदेश बोलते हैं हॉलस्टीन को, मतलब बिस्मार्क बोलते हैं ऑस्ट्रिया को कि आप बिस्मार्क बोलते हैं ऑस्ट्रिया से कि तुम हमें डेनमार्क के खिलाफ लड़ने में मदद करो, हम तुमको क्या करेंगे, हॉलस्टीन का प्रदेश हम दे देंगे। तो ये ऑस्ट्रिया उनका युद्ध करता है, उनका समर्थन करता है, और उनके समर्थन के कारण ये आप देखेंगे कि ये जो है डेनमार्क वो हार जाता है। और संधि के अनुसार बिस्मार्क को हॉलस्टीन का प्रदेश ऑस्ट्रिया को देना पड़ जाता है, ठीक है। अब आप दूसरा देखेंगे तो प्रसा और ऑस्ट्रिया का युद्ध। तो प्रसा इतनी आसानी से अपने प्रदेश को नहीं जाने देना चाहता था, इसी कारणवश ये क्या करता है, जो 1865 में जो गैस्टिन की संधि हुई थी, गैस्टिन की संधि जो हुई थी 1865 में, वहां पे वो क्या करेगा, हॉलस्टीन को तो वो दे देता है, ऑस्ट्रिया को तो हॉलस्टीन दे दिया उस संधि के अनुसार, लेकिन याद रखिएगा ये जो संधि थी वो अस्थायी थी, मतलब एक लॉन्ग टाइम तक नहीं चली, ठीक है। और इसी कारण देखिएगा तो ये क्या चाहता था, बिस्मार्क चाहते थे सॉरी फॉर दैट। तो बिस्मार्क क्या चाहते थे, बिस्मार्क चाहते थे कि अब हमको ये हॉलस्टीन का प्रदेश वापस लेना है। इसी कारणवश बिस्मार्क जाते हैं रूस, फ्रांस और इंग्लैंड, बोलते हैं कि आप हमारी सहायता करो, ठीक है। तो ये सहायता करते हैं ये तीनों। 1866 में देखेंगे तो सेडोवा का युद्ध होता है, ऑस्ट्रिया और प्रसा का युद्ध को किस नाम से जानते हैं, सेडोवा का युद्ध, ठीक है। ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच युद्ध हुआ, उस युद्ध को हम लोग सेडोवा के युद्ध से जानेंगे। और यहीं पे क्या होता है, जैसे ही 1866 में प्राग की संधि यानी कि ट्रीटी ऑफ प्राग के द्वारा जर्मन महासंघ को भंग कर दिया जाएगा और उससे हेलोस्टीन का प्रदेश भी ले लिया जाएगा। यानी कि जो संधि हुई थी
वह संधि यहाँ पे भंग कर दी गई, और वह संधि भंग करने के बाद हॉलस्टीन का प्रदेश प्रसा वापस ले लिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया से। तो ऑस्ट्रिया का भी खेल तमाम हो गया, और जैसे ही ऑस्ट्रिया का खेल तमाम होगा तो विलेन के रूप में एक ही बचेगा, वह है केवल और केवल फ्रांस, ठीक है। अब देखिए, हॉलस्टीन को वापस ले लिया, और इस सब 22 गो जितने भी जर्मन राज्य थे सभी को मिलाकर के जर्मन महासंघ का निर्माण किया। जो पहले जो छोटे मोटे जो बने आ रहे थे ऑस्ट्रिया प्रसा ये सब का, वो सब भंग कर दिया गया था, लेकिन बाद में ये सब 22 राज्यों को मिलाकर के अपना एक जर्मन महासंघ बनाते हैं, और उसमें हॉलस्टीन को भी जोड़ा गया, और इसका जो प्रधान हुआ यानी कि प्रमुख जो बन गया, या समझिए एक तरह से राजधानी या प्रमुख प्रदेश जो बन गया, वो कौन हो गया? प्रसा हो गया, ठीक है, याद रहेगा इतना। फिर इसके बाद देखिए फ्रांस के साथ युद्ध होता है। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो कौन है? फ्रांस के साथ युद्ध। तो आप देखेंगे कि बस नॉर्थ का तो पूरा का पूरा एरिया हम लोगों ने ले लिया, बस बचा अब कौन? साउथ का एरिया। तो साउथ में ऐसे 4 प्रदेश थे, वार्डेन हो गए, उसके बाद आप देखेंगे बवेरिया हो गए, डम सराड हो गए, और एक आपके हो गए बुटेम वर्ग, ठीक है, बुटेम वर्ग। ये आपके 4 प्रदेश हो गए। ये सब भी क्या चाहते थे? प्रसा में मिलना चाहते थे। हाँ, आपको बता देते हैं कि ये सारे जितने भी थे ना, ये आप जो देख रहे हैं डेनमार्क, जो सेल्सविग है, हॉलस्टीन, ये सब जर्मन संघ हुआ करता था, ठीक है, सब जर्मन यहाँ पे बोलने वाले लोग थे, ठीक है। तो जर्मनी भाषा के बोलने वाले लोग थे, तो ये वापस उसमें मिलना ही चाहेंगे। अब आगे देखें, तो ये चारों के चारों प्रदेश साउथ के थे, और उस समय स्पेन की जो गद्दी पर जो बैठना चाहते थे, प्रसा के राजकुमार की दावेदारी इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, लेकिन ये जो फ्रांस है वो इसका बार बार विरोध कर रहा था। इसी कारणवश जो बिस्मार्क साहब हैं वह एम्स टेलीग्राम के माध्यम से फ्रांस को उंगली कर रहे थे। एक होता है ना गुस्सा दिलाना कि आओ तुम युद्ध करो, इसीलिए वो क्या कर रहे थे? एम्स टेलीग्राम के माध्यम से इसको भड़का रहे थे। और ये जो है नेपोलियन III जो फ्रांस का शासक है, वो 1830 में, ये शायद डेट गलत हो गया है, युद्ध की घोषणा कर देता है, ठीक है। और जैसे ही यह युद्ध की घोषणा करेगा, तो इस युद्ध की घोषणा के पश्चात क्या होगा? इसमें फ्रांस हार जाएगा, और ये जो फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम है आपका सीडान की युद्ध। किसका युद्ध? सीडान की युद्ध। और इस युद्ध में आप देखेंगे कि कैसे सीडान की युद्ध में फ्रांस हार जाता है, और 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। इस संधि के द्वारा ये जो चारों राज्य हैं, चारों राज्य को जर्मन महासंघ में मिला लिया जाता है, और